ये वाला मिसिंग फिगर वाला सम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मिसिंग फिगर वाला सम है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या है, मिसिंग फिगर वाला सम है। मिसिंग फिगर मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ये बुक में नहीं है, ठीक है, ये बुक में नहीं है। तो ये मटेरियल से मिलेगा, जब मटेरियल प्रिंट होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली तुमको ये प्रिंट आउट वाले मटेरियल से मिल जाएगा, ठीक है। आंसर खाली तुमको यहाँ पे करना होगा, बाकी तुम्हारा मटेरियल से पूरा हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ एक बार। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट जगह क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट जगह दो चीज है। यहाँ पे मिसिंग फिगर्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। फर्स्ट एक काम करना, फर्स्ट तुम लोग लिखना इलास्ट्रेशन 3 जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम लिख लेना, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो क्वेश्चन मार्क वाला जगह छोड़ के रखना। क्लियर, कॉपी निकालोगे, हाँ, पूरा एग्जैक्ट ये कॉपी पेस्ट करना, ये ऑलरेडी किया हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना। और जो मिसिंग फिगर वाला पार्ट है उसको क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के रखना, जो नील वाला फिगर है वो नील ही लिखना, बाकी जहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उस क्वेश्चन मार्क का जगह छोड़ के रखना। उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे कितना अमाउंट आने वाला है। ये हुआ मिसिंग फिगर वाला सम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। ये मिसिंग फिगर वाला अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, दैट मींस नेक्स्ट वाला हम लोग चले जाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सीख लिए थे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट क्या आएगा वो देख के फिर कॉमन साइज इनकम सॉरी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शुरू करेंगे। क्लियर, जल्दी से इसको कॉपी करो। अच्छा, जस्ट मैं एक बार एक चीज बोल देता हूं, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है। यहाँ पे ये मिसिंग फिगर निकालना है, अच्छे से पहले सुनना एक बार प्लीज। ये मिसिंग फिगर निकालना है, तो पहला वाला मिसिंग फिगर कैसे निकलेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो सजा के दिया है, उस एग्जाम में तुमको सजा के नहीं देगा, बस क्वेश्चन मार्क देकर रखेगा, वो तुमको लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पे ए मतलब तुम्हारा 2026 मतलब कौन सा ईयर है, करंट ईयर है प्रीवियस ईयर, 2026 करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है, और 2025 मेरा प्रीवियस ईयर है, और मेरे को यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 3 लाख कैसे आया, ये वाला सी है, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यही तो होता है ना। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज मतलब होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे मैं कैसे अप्लाई करूंगा लॉजिक, कुछ लॉजिक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और कुछ अगर नहीं अप्लाई कर पाते हो तो वो लिख के कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैं पहला वाला कर रहा हूँ, पहला वाला क्या है, मेरे को निकालना है बी वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सपोज मेरे को आता नहीं है कि लॉजिकली सोचना कि कैसे जल्दी जल्दी करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार छोटा छोटा करके करता हूँ, एक एक करके। फर्स्ट मेरे को क्या पता है, C इक्वल्स टू ए माइनस बी। व्हाट इज सी, सी मतलब एब्सोल्यूट चेंज, ए मतलब करंट ईयर, बी मतलब प्रीवियस ईयर। ऊपर में भी लिखा हुआ है तो मेरे को ये नहीं है। तो सी कितना है, 3 लाख, तो मैं यहाँ पे 3 लाख बैठा देता हूँ। ए कितना है बताओ, 15 लाख, माइनस बी, तो बी इक्वल्स टू कितना होने वाला है, बोलो जल्दी से। तो एक निकल गया 12 लाख, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग, देखो 12 लाख बैठा दिया, डन। अब परसेंटेज चेंज कैसे होता है, परसेंटेज चेंज कैसे होते हैं बताओ, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ देखो सी बाई बी इंटू 100, तो डी इक्वल्स टू, तो सी मतलब कितना है, बी कितना है, इंटू 100, तो ये पहला वाला हो गया, तो इसको नंबर 1 देके रख सकते हैं हम लोग। ये एक वाला पहले निकाल दिया 25%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मार्क 3 लाख नील क्वेश्चन मार्क, 3 लाख नील। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, नील मतलब चेंज ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, तो उसके लिए नंबर 2 करना है, नहीं ऑटोमेटिकली हो गया 3 लाख, वहां पे भी 3 लाख, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, परसेंटेज भी नील आ जाएगा, क्योंकि 3 लाख बाई 3 लाख इंटू ये करोगे तो नील आ जाएगा। तो देखो 3 लाख आ गया नेक्स्ट वाला का। उसके बाद ये जस्ट कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वाला
उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ। देखो जस्ट एक बार प्लीज देख लो, उसके बाद नीचे वाला नॉन करंट एसेट वाला पोर्शन हम लोग अब मैं करने दूंगा तुम लोग को, ये मत सोचो नहीं करने दूंगा, पहले देख लो एक बार, समझा दे थोड़ा, मेरा ज्ञान है थोड़ा, ले दे एक बार थोड़ा, उसके बाद तुम लोग करो। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी नहीं पता, और सी में दिया हुआ है कितना 2 लाख, और 2 लाख माइनस में, तो मतलब 2 वाला, 2 में क्या हो जाएगा बताओ, C इक्वल्स टू A माइनस बी। ओके, तो C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है तुम्हारा -2 लाख। ए इल्ले पता नहीं है, ए 3 लाख देवा আছে, ओके ए 3 लाख देवा আছে, हमारे क्वेश्चन नहीं ना, माइनस बी। अब मेरे को बताओ माइनस बी को मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा, और 3 लाख, और 2 लाख को उस साइड में लेके जाऊंगा तो 2 लाख प्लस हो जाएगा, तो आंसर बी कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। देखो 5 लाख हो गया, देखो ये देखो 5 लाख हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, डी निकालना है, सी बाई बी इंटू 100, तो डी कितना, सी कितना है -2 लाख, और डिवाइड बाई 5 लाख। ठीक है, और जो आंसर आने वाला है वो 40% आने वाले, वो नेगेटिव आने वाले। देखो 40% आया, पहला कैलकुलेशन समझ में आ गया। इसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन मार्क, ले बेटा सारा का सारा क्वेश्चन मार्क, तो कुछ नहीं, प्लस कर दो सबको, 21 लाख आ जाएगा, सबको प्लस कर दो 20 लाख आ जाएगा, 3 लाख से 2 लाख माइनस कर दो 1 लाख आ जाएगा। अब मेरे को पता है 1 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 तो 5, 1 लाख बाई 20 लाख इंटू 100 5, जो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है वो तो तुम लोग यहां पे कर लोगे, क्लियर। जो नहीं हो रहा है वो क्या करना, कैलकुलेशन ऐसे करके करना। क्यों ऐसे करके कैलकुलेशन करना, इससे तुम्हारा चीज इजी होगा। अगर तुम दिमाग लगा के करोगे गलत भी हो सकता है, तो ये दिमाग लगाना हो गया। ये वाला चीज एक बार पहले लिख लोगे कॉपी में जल्दी से, ये वाला चीज पहले लिख लोगे एक बार कॉपी में जल्दी से लिख लो। फर्स्ट मेरे को क्या पता है, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट सेम होता है, जितना एसेट में होता है उतना ही लाइबिलिटीज में होता है, तो लाइबिलिटीज वाला वैल्यू तो निकाल लिए, कितना निकाले 21 लाख, 20 लाख, 1 लाख एंड 5, क्लियर। सेम 21 लाख, 20 लाख, 1 लाख एंड 5, क्लियर। पहले ये लिख लो, क्योंकि एसेट क्या हो जाएगा, जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल होने वाला है, क्लियर हुआ। जो लाइबिलिटी का टोटल है वही एसेट का टोटल होने वाला है, मतलब ये वाला जो टोटल है यही तुम्हारा एसेट का टोटल बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब मेरे को यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे 15 लाख दिया हुआ है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, सॉरी यहां पे 10 दिया हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन मार्क। ये 15 लाख पता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहां पे अमाउंट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली तो ये अमाउंट तो निकाल लेंगे ना। कैसे निकलेगा, बैलेंस शीट का टोटल मतलब टोटल होता है, तो 15 लाख मेरे को ये पता है, 20 लाख यहाँ पे टोटल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा ना, लिख लो 5 लाख, लिख लो 5 लाख। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिख लो 5 लाख, वहां पे 5 लाख लिखो रेड पेन से, ब्लैक पेन से, जिन लोग का जो पेन है। डन, अब क्वेश्चन मार्क निकालो, यहाँ पे 10 पता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पहले तो ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मेरे को पता है क्या, मेरे को क्या पता है, ये वाला स्टार है, बिकॉज यहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। डी इक्वल्स टू क्या है, सी बाई बी इंटू 100, यस और नो। अब डी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, -10 छोड़ो, यस 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे 10 लिखो। सी जानिना, बी जानिना, बी 15 लाख, जानिना 15 लाख, क्लियर, और इंटू 100, 0 0 काटो, फिर उसको वहां पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया सी 1,50,000, क्या वैल्यू आएगा नेगेटिव, क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये भी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पे -1,50,000, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1,50,000, क्लियर। यहाँ पे इसीलिए माइनस क्या हो गया 1,50,000, कैसे निकाले, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, डी इक्वल्स टू सी बाई बी इंटू 100। अब मेरे को डी पता है, सी नहीं पता, बी पता है, अब इसमें कैलकुलेशन करो, सी निकल जाएगा 1,50,000, क्लियर। तो यहाँ पे 1,50,000 मेरा आ गया, क्लियर।
अब मेरे को यहाँ पे 15 लाख पता है, मेरे को यहाँ पे 15 लाख पता है, मेरे को यहाँ पे 1,50,000 पता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू, बोलो, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब मेरे को सी मिल गया -1,50,000, बी पता है मेरे को 15 लाख, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13,50,000 कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पे 13,50,000 बैठा दिए। अब मेरे को देखो 21 लाख यहाँ पे पता है, यहाँ पे 13,50,000 पता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 7,50,000। अब 7,50,000 यहाँ पे पता है, 5 लाख यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 बाई 5 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 50%, सम खत्म। मतलब दोनों ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला तभी हो पाएगा अगर ये लॉजिक लगा पाते हो, बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है सेम होता है, तभी जाके ये हो पाएगा। क्लियर, जल्दी से पहले ये दोनों करोगे, 3 और 4, 3 वाला करोगे, ठीक है, उसके बाद वहां पे करोगे वो चीज। अच्छा डन, सबका ये वाला हो गया। अच्छा ये वाला यहाँ पे जल्दी से ये कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी हो गया सबका, ये सर नो, डन ना। तो ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लो रेड या ब्लैक पेन से, डन। ये वाला जल्दी से बताओ एक बार, ओके क्लियर। चलो ये वाला कंपैरेटिव का लास्ट सम है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, ठीक है, पूरा सम दिए दिया, कॉपी पेस्ट करोगे, फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये निकल जाएगा ये सब। और कैसे निकालोगे, ये पहला सम में हम बता दिए थे, ये पहला वाला सम पे मैं बता दिया था कि कैसे निकालोगे। ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये बुक में है तुम लोग का, तो बुक से ही कर लेना, अभी करेंगे बेटा थोड़ा सा, ओके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मेट भी एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कंपैरेटिव का है। पहले पूरा एकदम रेवेन्यू वाला चीज लिखोगे, मतलब इनकम स्टेटमेंट वाला चीज करोगे, फिर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज। व्हाट इज परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, मतलब फॉर्मूला सेम है एज इट इज। जो कंपैरेटिव में तुम्हारा फॉर्मूला था, जो कंपैरेटिव में फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम लोग लिखते क्या थे, तुम्हारा लिखते थे बैलेंस शीट का चीज, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट, ऐसे लिखते थे। बट इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये पूरा जो शेयर होल्डर फंड से जितने भी बोले वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम करके टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये पूरा चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग एज इट इज लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में ये सब नहीं है तो इग्नोर करोगे, अगर है तो तुमको पहले वही लिखना होगा। सर मेरे को मन करता है अदर एक्सपेंस को पहले बैठा है, उसको क्यों लास्ट में बैठा है, मैं लिखूंगा अदर एक्सपेंस को पहले। अगर ऐसे लिखोगे तो काट देगा बेटा, पूरा काटेगा, ओके। दैट्स वाई हम लोग को क्या पढ़ना होगा बेटा, चिंटू चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर हम लोग डांस करेंगे ऑनलाइन। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी अरे हो जा तो, सी फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ई फॉर employee benefit expenses, A for finance cost, D for depreciation, O for other expenses। क्लियर, तो क्या याद रखोगे, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसके साथ अदर इनकम को दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू के बाद सारा का सारा एक्सपेंस को हम लोग प्लस कर देंगे, जो कि चिंटू वाला एक्सपेंस है, ठीक है, सारा का सारा एक्सपेंस प्लस कर दोगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को हम लोग डिडक्ट कर देंगे, मतलब 3 से 4 डिडक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग टैक्स को डिडक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब मेरे को जानना है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, अदर इनकम के अंदर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर क्या आएगा, वो जानना होगा। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जानना, नेट सेल्स मतलब जो गुड्स में सेल करते हैं, कॉपी, पेन, ठीक है, कुरकुरे, मोमो, कुछ भी गुड्स मतलब
सामान में डील करता है उसमें क्या होता है, नेट सेल्स। जो चीज हम लोग सर्विस देते हैं उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लियर। एंड बाकी सेल ऑफ स्क्रैप एंड कमीशन रिसीव, ये तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आने वाला है, ये 4 चीज। बाकी कोई भी इनकम है वो कहां पे डालोगे, अदर इनकम। कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहां पे हो जाएगा, अदर इनकम में हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आने वाला, टोटल रेवेन्यू आने वाला, क्लियर। अब एक्सपेंस, एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ऑलरेडी तुम लोग को पता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 11 में पढ़े थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर उसके साथ और एक चीज बताया था सर, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी उसके साथ आ जाता है। उसके साथ क्या आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाता है। बुक में एक बार लिख लो, बुक में ये फॉर्मेट है, जल्दी से। यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख दोगे। सर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे तुम्हारा कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स को लाने का खर्चा, ओके। पावर कैरेज इन तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस, तुम्हारा वाटर डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्शन के लिए लगता है, क्लियर है। रेंट क्या पर प्रोडक्शन के लिए लगता है, रेंट प्रोडक्शन के लिए थोड़ी नहीं लगता है, रेंट तुम्हारा अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉग्स 11 में किया था ना, कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सर कॉस्ट, कॉग्स का फुल फॉर्म क्या है, वाह क्या बात है, तुम लोग को याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, डन। अच्छा नेक्स्ट, परचेज में हम लोग क्या लिखेंगे, नेट परचेज। व्हाट इज नेट परचेज, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस, डन। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आता है, वेजेस, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कैंटीन वाला खर्चा, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर स्टाफ फंड्स, ठीक है। जो मार्क किया हुआ है वही मार्क करना है बुक में भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइनेंस कॉस्ट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, वो तुम्हारा लोन का भी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, डिवेंचर के भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बैंक चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, सब कुछ आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, टेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, और इंटेंजिबल एसेट का क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है। इंटेंजिबल एसेट का क्या हो जाता है, अमोर्टाइजेशन होता है, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन क्या इसका होता है, जल्दी से बताओ, टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब हम लोग को क्या होता है बताओ, डेप्रिसिएशन, ठीक है, टेंजिबल है ना तुम लोग। नेक्स्ट वन, अदर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, टेलीफोन, रेंट, समझ में आया, रेंट वाला बोलते थे, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोविजन मतलब अंडू पंडू जो भी एक्सपेंस है अंडू पंडू, ठीक है, वो जो भी एक्सपेंस है वहां पे आ जाएगा ना, फ्री प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। नेक्स्ट वन, अच्छा ये है फॉर्मेट फॉर आईएससी काउंसिल, पहले करंट ईयर उसके बाद प्रीवियस ईयर। सीबीएसई वाला थोड़ा उल्टा, पहले प्रीवियस उसके बाद करंट, फॉर्मूला सेम ही है, ये फॉर्मेट फॉर सीबीएसई काउंसिल सेम ही है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑलरेडी लिख लिए थे, परचेज हम लोग कर लिए थे, परचेज मैंने रिटर्न ऑलरेडी दिखा दिए थे, एम्प्लॉय वाला चीज हो गया, ये सब ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। पहला वाला सम, ये वाला सम तुम लोग के बुक में भी रहेगा, 4 मार्क के लिए आया हुआ था, रेवेन्यू दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू, उससे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म सम, क्लियर। एग्जाम में तुम ये वाला कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है, कॉपी बुक में मतलब तुम्हारा मटेरियल में रहेगा, तो वहां से देख लेना। जस्ट यहाँ पे अभी देखो, 15 लाख प्लस 30 लाख, ए सुनो रे, 15 लाख प्लस 30 लाख, 15 लाख 30 हजार, दोनों को प्लस करोगे 12 लाख 20 हजार,
दोनों को माइनस करो 3 लाख, दोनों को माइनस करो 10,000, दोनों को माइनस करो 3,10,000, दोनों को माइनस करो 1,50,000। क्लियर, समझ में आया? जैसे कंपैरेटिव का तुम्हारा परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज निकला था, वही वाला चीज है। खाली हम लोग यहाँ पे चीज ये देखने वाले, ये वाला चीज खाली चेंज होने वाला, बाकी पूरा का पूरा चीज सेम है। कैलकुलेशन वाला पार्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की जगह क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नया नाम। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखने वाले हो, तुम्हारा नया नाम। मटेरियल कंज्यूम तुम्हारा नहीं आने वाला। क्लियर? हाँ, नया नाम, होमवर्क, ये वाला सम होमवर्क रहेगा। खाली देख लो एक बार, तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, खाली इनकम आ गया, बाकी सारा का सारा एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया, टोटल एक्सपेंस आ गया। रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? फिर टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 40%। 40% किसके ऊपर ठोकोगे? 40% किसके ऊपर ठोकोगे? वेरी गुड, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसके ऊपर 40% ठोकोगे। बुक में भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या हो जाएगा? 24 लाख के ऊपर 40% करोगे, बाकी कैलकुलेशन सेम। एब्सोल्यूट चेंज क्या हो जाएगा बताओ? 8 लाख माइनस 80 लाख माइनस 64 लाख, कितना हो जाएगा? 16 लाख। और परसेंटेज कैसे आएगा? 16 लाख डिवाइड बाई बेस ईयर 64 लाख इंटू 100, 25%। 8 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, 25%। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना ये सारा चीज? कैसे हुआ? पिछले वाला सम में 15 लाख माइनस 12 लाख इक्वल्स टू 3 लाख। उसके बाद क्या करोगे? 3 लाख बाई 12 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आने वाला है? 25%। सेकेंड वन, ना जस्ट বোঝানোর জন্য 30,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 10,000। फिर 10,000 डिवाइड बाई कितना होने वाला है? 20,000 इंटू 100, कितना परसेंट होने वाला है? ऐसे करके तुम लोग करते जाओगे। क्लियर? थर्ड वाला बता दो, टोटल इनकम वाला बता दो थोड़ा, तुम लोग बताओ थोड़ा। थर्ड वाला बोलो, बोलो टोटल इनकम वाला कैसे निकालेंगे? बोलो थोड़ा। 15 लाख 30,000 माइनस 12 लाख 20,000 इक्वल्स टू 3 लाख 10,000। 3 लाख 10,000 डिवाइड बाई इंटू 100, कितना होने वाला है? 25.41%। ऐसे करके हम लोग कंपैरेटिव का करेंगे। मतलब कंपैरेटिव में क्या है? कंपैरेटिव में सारा का सारा कंसेप्ट सेम है, खाली ये वाला चेंज होगा। इंटरटेनमेंट में 3 नंबर है। नेक्स्ट वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। क्लियर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या हो जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस तुम्हारा किसके अंदर छुपा हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर छुपा हुआ है। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंदर फिर आ गया, फिर वापस से ऐड मत करना। फैमिली को बुलाए मतलब तुम फैमिली के अंदर ही हो, तुम अलग से नहीं बोलना होगा। तुम आना शादी में तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग से नहीं लिखना होगा। याद आएगा क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस आर इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, हेंस दे आर नॉट शोन इन सेपरेटली इन द कॉस्ट कंपैरेटिव शीट में। तो यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू कर दोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखोगे, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखोगे, दोनों एक्सपेंस को प्लस करोगे तो टोटल एक्सपेंस आएगा। इनकम से एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर 40% ठोकना है तो 2,60,000 के ऊपर 40% और 1,70,000 जगह 40%। अभी कुछ टाइम पहले दिखाए थे। और ये वाला पार्ट तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन 2017 में आया था, 6 नंबर का। रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है,
इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम है या एक्सपेंस है? तो ये इनकम क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। अच्छा, अदर इनकम लिखना होगा, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है। क्लियर? ये एक्सपेंस क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। इनकम को एक्सपेंस से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? मतलब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 50%। तो 50% ठोकोगे किसके ऊपर? वेरी गुड। तो 70 और 55 आया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस करने के बाद हम खत्म। उसके बाद 2020 में आया था क्वेश्चन, क्या आया था पहले? अरे बाप, 6 नंबर का है, ठीक है, ये भी 6 नंबर का है। 20 लाख 10 लाख, 20 लाख 10 लाख। क्लियर? उसके बाद परचेज, चेंजेस, इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, सारा का सारा एक्सपेंस है। 25% परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब 12 लाख के ऊपर 25% करोगे तभी जाके क्या आएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री आने वाले। क्लियर? 20% ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो 6 लाख के ऊपर 20% करोगे तभी जाके 1,20,000 आने वाले। क्लियर? बाकी दम तो हो गया। ये वाला होमवर्क रहेगा, क्या बोल रहे? 160% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है कितना? 5 लाख। तो 5 लाख का 160% कितना होने वाला है? कैलकुलेट करके बताओ। 5 लाख का 160% कितना होने वाला है? 160, देखो 8 लाख आएगा। डन। नेक्स्ट वन, 3 लाख के ऊपर 140% कितना होने वाला है? कल जल्दी से, 3 लाख के ऊपर 140% कितना होने वाला है? 4,20,000। नेक्स्ट वन, 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने वाले, और 10% होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या होने वाले बताओ? 8% किसके ऊपर करोगे? 5 लाख के ऊपर 8% कितना होने वाला है? और 10% ऑफ 3 लाख मतलब 30,000। क्लियर? बाकी सब समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, ये वाला सम भी सेम टाइप का है। 250% ऑफ अदर इनकम, तो किसके ऊपर ठोकोगे? अदर इनकम 4,80,000 था, उसके ऊपर 250, 4 लाख के ऊपर 250। क्लियर? ठोकोगे बोलो तो याद रहेगा, देखो। क्लियर? नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 55% और 60% ऑफ व्हाट? 12 लाख एंड 10 लाख जो निकाले उसके ऊपर 55% एंड 60% करना होगा, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर बोला है। क्लियर? उसके बाद अदर एक्सपेंस बोला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या निकला है? ये वाला। उसके बाद तुम क्या करोगे? ये वाला निकला था, उसके बाद उसके ऊपर क्या करोगे? 6,60,000 के ऊपर 20% एंड 10%, तो 6,60,000 के ऊपर तुम्हारा 6,60,000 के ऊपर कितना परसेंट करोगे? 20%, दैट इज 1,32,000, एंड 6 लाख के ऊपर 10% करोगे मतलब 60,000। क्लियर? अगर परसेंटेज ऐसे रहेगा तो निकाल पाओगे। बाकी सम पूरा सेम, ये वाला भी सेम वैसे ही टाइप का। एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15%, तो 24 लाख का 15% अदर इनकम कितना होगा? कैलकुलेट करके बैठा दोगे। 25% ऑफ 18 लाख कैलकुलेट करके बैठा दोगे। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर ही तुम्हारा 60% एंड 50% करोगे, तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद टैक्स रेट तो हो ही गया। नेक्स्ट वाला सम भी सेम, ठीक है, नेक्स्ट वाला सम भी सेम। अब ये वाला ईयर में आया था, देखो। ये भी होमवर्क, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिए, दोनों एक्सपेंस हो गया। ओके सर, चेंजेस क्यों नहीं आया? चेंजेस क्यों नहीं आया? अरे सर, चेंजेस क्यों नहीं आया? बिकॉज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ऑलरेडी तो चेंजेस इन्वेंट्री छुपा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेंजेस इन्वेंट्री आता है ना, तो इसीलिए ये वाला आइटम नहीं आने वाला है। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस था वैसे ही ये वाला, फैमिली में अगर बोलते हैं तो पूरा फैमिली आएगा, तुमको अलग से नहीं बोलना होगा। क्लियर? समझ में आया? तो चेंजेस इन्वेंट्री नहीं आने वाला है, दिमाग में रखना ये चीज, बिकॉज ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आए ना।
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब उसमें तो ऑलरेडी आ गया ना ओपनिंग स्टॉक, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद सम खत्म। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, मैं इतना जो सम दिखाया था 100% वगैरह, 100% ऑफ अदर इनकम सेम ही होगा ना। ओके 2023, बाकी अदर इनकम कॉस्ट ऑफ ये डिप्रिसिएशन, अदर इनकम तो ये हो गया, अदर इनकम तो ये सब बुक में है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया और डिप्रिसिएशन आ गया, टोटल कर लोगे, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सम खत्म। 2023, ठीक है। बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज चेंज लेना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये सजेशन फॉर द टीचर्स है, मतलब तुम लोग के लिए भी सजेशन है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक लेने वाले हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक लेने वाले, उसके बाद नहीं। मतलब 86 पॉइंट कितना आया था बताओ, 6666 समथिंग कुछ आया था, देखो कैलकुलेट करो एक बार ये वाला। 65,000 डिवाइड बाई 75,000 इंटू 100, 86.6666, तो क्या लेना है 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब 86.67। दैट मीन्स क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। क्या लेना है, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, जिंदगी में याद रखना, ठीक है। सी फॉर, जो तुम लोग समझ रहे हो वो नहीं, सी मतलब कंपार्टमेंट। तो 400%, 300% कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, 2 लाख के ऊपर 400%, 1 लाख के ऊपर 300% कर लोगे। उसके बाद अदर इनकम दिया हुआ है लिख लोगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे, अदर एक्सपेंस में क्या हो रहा है 10% करोगे, जैसे हम लोग पिछले वाला सम में किए थे वैसे ही टाइप का है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को इतना मैं बोल बोल के थक गया, अब तुम्हारे बारी ये वाला सम करो। चलो तुम्हारा बारी ये वाला सम। तो जिस बार सब लोग क्या किए था बोले थे अभी, ना 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 ना, वही वाला सम यहाँ पे 2024 में, 2024 के पेपर में बोला था ना कि एक ये जो पहली बार कंपैरेटिव बैलेंस शीट करवा रहे थे मिसिंग फिगर वाला, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये पहली बार कहां पे आया था 2024 में। उस क्वेश्चन देख के सब लोग क्या किया था, क्वेश्चन में ही कर दिया था, ठीक है। समझ में आया, करो। फर्स्ट, यहां पे ये वाला पार्ट में मेरे को क्या पता है, ए बी सी इक्वल्स टू ए माइनस बी लिखा रहेगा, नहीं रहेगा। डी इक्वल्स टू सी बाई बी इंटू 100, क्लियर। अब पहले वाला सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ओके। तो सी पता है 364, सी पता है 364, ठीक है। माइनस बी, बी को प्लस कर देंगे तो 7462, डन। एक सेकेंड, डन, 7462, क्लियर। उसके बाद 364 डिवाइड बाई 7098 इंटू 100, 5.13। फिर ये दोनों पता है, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब 1067 बाई 7931, 13.45, डन। फिर इसके बाद सब यहाँ पे ये दोनों माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7462 माइनस 8998, कितना आने वाला है 1536, माइनस इन दोनों को माइनस कर दो, 7098 माइनस 7931 कितना आ जाएगा 833, क्लियर। इन दोनों को माइनस करो, 1536 माइनस में है, यहाँ पे सबका गलती होता है, यहाँ पे सबका गलती होता है। 1536 करेंट ईयर माइनस 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 833 करोगे तो -703 आता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, यहाँ पे गलती करते हैं वो लोग।
गलती करते हैं ना, -1536 माइनस फिर -833, तो -1536 प्लस 833। अब नेगेटिविटी इतना ज्यादा है, ठीक है, उतना पॉजिटिव देके भी कुछ नहीं हुआ, वो साइन सारा नेगेटिव ही होगा। क्लियर? तो 703/833 × 100, ये वाला जगह पे बहुत जन गलती करता है। तो कैलकुलेटर में सर कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में जिन लोग का कैलकुलेटर है वो अच्छे से सुनो। पहले कैलकुलेटर में लिखोगे 1536, लिखो 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 1536। जिन लोग का कैलकुलेटर है हो गया। अब सबके कैलकुलेटर में यहाँ पे प्लस या माइनस दिया हुआ, देखो दबाओ उसको माइनस, देखो माइनस आ गया। फिर क्या करना है, a माइनस बी ना, माइनस फिर दबाओ, माइनस दबाओ, माइनस वो ये वाला माइनस, नॉर्मल माइनस, नॉर्मल माइनस हो गया। फिर 833 फिगर क्या है, माइनस है ना, प्लस है, माइनस है, तो फिर से इसको माइनस कर दो, ठीक है, ये प्लस माइनस वाला माइनस, फिर इक्वल्स टू दबाओ, -703 आ रहा है। आएगा या आएगा? आएगा या आएगा? क्लियर? ये प्लस और माइनस का सिंबल मतलब क्या है? सपोज 4444 लिखे, इसके आगे मेरे को माइनस लिख के आना है, तो दबाओ माइनस आ गया, इसको दबाओ फिर से प्लस हो गया, दबाओ माइनस होगा, क्लियर, माइनस हो गया। इसके बाद नॉर्मल माइनस, इसके लिए माइनस। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या दिया हुआ था 1536 माइनस, फिर -833, बट 833 क्या है, माइनस, पॉजिटिव तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे माइनस लाना होगा, माइनस, फिर इक्वल्स टू दबाओ, देखो -703 आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर जिन लोग के पास है वो लोग करोगे ऐसे करके। ये वाला सम तो बहुत इजी है, कर लोगे। 27 लिखना होगा बिकॉज, सॉरी 27 लिखना होगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल प्लेस आ रहा है, मेरे को 27 लिखना होगा। डन, देखो 2 डेसिमल प्लेस तक हमको लिखना पड़ता है। ये देखो ना ना, जीरो उधर करनी। ओके, ये सीबीएसई का सैंपल इजी है। सीबीएसई का सैंपल के हिसाब से पहले क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट ईयर। बट आईएससी क्या करोगे, पहले करंट ईयर, उसके बाद प्रीवियस ईयर, सम चेंज कर दोगे, आंसर आंसर सेम ही आने वाला है। सीबीएसई का 2020 सेम क्वेश्चन। सीबीएसई का तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का, देखो मैं करवाया ना ये वाला, ऐसा ऐसा रख का क्वेश्चन। अच्छा, इलस्ट्रेशन 10 1 मार्क्स का आया हुआ था, इलस्ट्रेशन 10 1 मार्क्स का आया हुआ था। देखो क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था, बोला था ना बम्बू दिया था। रीड द न्यूज ऑफ द आइटम्स 2026, read the news item given below and answer the question as follows. Online news aggregator in short saw its loss, saw वाइड एंड ओवर, ये फालतू चीज दिया हुआ है। बोला है 2023 में 309.7 करोड़ दिया हुआ था, 231.8 तुम्हारा फिजिकल ईयर 2022 में दिया हुआ था एज एक्सपेंसेस, फास्टर देन द रेवेन्यू एंड एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो गई। ये बोले रिमाइंडर इनकम कैन सपोर्ट सर्विस, मेंशन एडवर्टाइजमेंट इनकम इज ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले बोल रहा है क्या, एडवर्टाइजमेंट इनकम ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, पहले ये पूछा है। मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। फिर बोल रहे परसेंटेज इंक्रीज इन लॉस कितना हुआ 2022 और कंपेयर टू 2021-22, क्या करोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू, मतलब कितना चेंज हुआ 33.6%। क्या हुआ, कमेंट क्या किया था, मोस्ट कैंडिडेट आंसर दिस करेक्टली, हाउएवर सम रोड नॉन ऑपरेटिंग इनकम was incorrect. A few did not calculate the percentage up to 2 decimal place, 2 decimal place तक रखना होगा, up to 2 decimal place। क्लियर? कितना आया था 309.7 माइनस 231.8 डिवाइड बाई 231.8 कितना आ रहा है इंटू 100, 33.6
33.61%. Okay, ना ISC 33.61%. क्लियर? ओ गलत किया है. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन. स्पेसिमेन पेपर में आया था, बोल रहा था कि परसेंटेज चेंज नेट प्रॉफिट में कितना होने वाला है. सेम एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, माइनस में आने वाला है, दैट इज डिक्रीज. ठीक है. इसके बाद तुम्हारा 2025 वाला सम ये आया था. 2025 में ये वाला सम आया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेस, ओपनिंग इन्वेंट्रीज, एडजस्टेड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. हे भगवान, समझ में आया कंफ्यूजन कहां पे है? तो पहले तो मेरे को यह करना होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला होगा, लिख लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. फिर हम लोग ओपनिंग दिया हुआ है एंड एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है. मेरे को क्या करना होगा, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, अच्छे से देखो. ये वाला सम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला सम इंपॉर्टेंट है. 2025 में क्यों बोला था, समझ में आया? प्रॉब्लम हुआ था. देखो एक बार यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हो गया. देखो एडजस्टेड परचेज स्टॉक इन ट्रेड. तो एडजस्टेड परचेज स्टॉक इन ट्रेड मतलब तुम्हारा एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है. ठीक है. तो मेरे को क्या निकालने बोल रहे हैं, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने बोल रहा है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिए. परचेज का निकालने बोला था, परचेज का निकाल लिए. फिर बोल रहे क्लोजिंग का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का. मेरे को क्या पता है, एडजस्टेड परचेज मतलब, एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हो जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. क्लियर? तो एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिए, तो वहां पे आया क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. 1,40,000 2024 का, 23 का, 24 का क्या होगा, सेम ओपनिंग एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टेड परचेज याद आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके हो जाएगा. अच्छा, ये चेंजेस कैसे हो जाएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 30 माइनस 1,40,000 इक्वल्स टू माइनस 1,10,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर जो कि 1,40,000 है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा. डन. फिर इसके बाद यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि बोल रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री पॉजिटिव होगा, कैसे होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से. और अगर नेगेटिव कैसे होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक से. तो यहाँ पे बोल रहे हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है, नेगेटिव है. फॉर्मूला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल रहा है, कैलकुलेट करो. और उसके बाद बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये ऐसे करके बोल रहे हैं. ठीक है, ये वाला सम एक बार अच्छे से देखो, मैं एक बार आ रहा हूं. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, जल्दी खत्म करते. फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखो. क्या लिखोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. क्लियर? नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन बोल रहा है चेंजेस इन इन्वेंट्री इतना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला चेंजेस इन इन्वेंट्री स्टेट द रीजन ऑफ हरियाणा केमिकल्स लेदर लिमिटेड हैव अ नेगेटिव चेंजेस इन इन्वेंट्री और नॉट. तो अगर चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है. तो क्या लिखोगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस. दिस आइटम इज पॉजिटिव व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री, ये वाला, और नेगेटिव होगा ये. तो रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चेंज, कंपनी ओपनिंग ये क्लोजिंग से क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग से क्या है, कम है, इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा ये नेगेटिव आया. तो ये लिखना होगा. ये 2025 में जो लोग फेल किया उसको फेल करवाने के लिए फिर से दिया कंपार्टमेंट. ओके, तो ये क्वेश्चन आया था 2025 में, इसीलिए बोला था 2024 और 2025 का क्वेश्चन बहुत टफ आया था. क्लियर? और ये वाला हो गया. यहाँ पे मेरे को 3 चीज निकालने बोले, 1 2 3. रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया, परचेज वाला ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए परसेंटेज, एंड लास्ट में दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज. व्हाट इज एडजस्टेड परचेज, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो यहाँ पे ओपनिंग पता है मेरे को,
प्लस परचेज मेरे को पता है, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मेरे को क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालने बोला है, और उसका एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा और परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज कितना होगा, वो निकालने बोला है। क्लियर? तो ये हुआ मेरा पूरा चैप्टर खत्म। तो इसके बाद यहाँ पे जो भी सम दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी सम दिया हुआ है, ये ओनली फॉर सीबीएसई क्वेश्चन है। तो किसी को अगर प्रैक्टिस करना है तो सीबीएसई का ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर के साथ दिया हुआ है, तो यहाँ से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 50 पेज का ये नोट्स है। डन।